आदाब नमस्कार, मैं शाहिद हूं। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। वायनाड भूस्खलन में 60 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। राहुल ने मुआवजे बढ़ाने की मांग। झारखंड में बड़ा रेल हादसा, हावड़ा से मुंबई जा रही ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतरे, 2 लोगों की मौत, 20 घायल। भारत को ओलंपिक में दूसरा मेडल, मनु भाकर सरबजोत सिंह की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज। नवाब मलिक को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश तक बनी रहेगी अंतरिम जमानत। सपा विधायक रागिनी सोनकर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिलाई मुलायम सिंह की याद, कहा लड़के हैं गलती कर देते हैं। संसद में बोले अखिलेश यादव, अगर सही काम किया होता तो यूपी में न घटती सीटें। बृजभूषण शरण सिंह बोले, मुझे उप मुख्यमंत्री पद की कोई लालसा नहीं और पार्टी भी मुझे क्यों उप मुख्यमंत्री बनाएगी। अब खबर विस्तार से। केरल के वायनाड जिले में मेपाड्डी के पास पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की खबर है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 70 घायल हैं। वहीं सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। स्थानीय आपदा मोचन बल के जवान राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं। बारिश के कारण कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर राहुल गांधी ने संसद में बोलते हुए कहा कि मैं केंद्र सरकार से बचाव और चिकित्सा देखभाल के लिए हर संभव सहायता देने, मृत लोगों को मुआवजा तुरंत जारी करने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर मुआवजा बढ़ाया जाता है तो अच्छा होगा। सबसे ज़रूरी परिवहन और संचार लाइनों को बहाल करना चाहिए। जल्द से जल्द राहत स्थापित करना और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का रोड मैप तैयार करना भी जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि अभी भी वायनाड और पश्चिमी घाट के कई इलाकों में भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। हमारे देश में पिछले कुछ सालों में भूस्खलन में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है। परिस्थिति रूप से नाजुक क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति और संबोधित करने के लिए भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के मानचित्रण और उन्हें रोकने के उपाय और एक कार्य योजना बनाने की तत्काल जरूरत है। वायनाड भूस्खलन को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि अधिक जिंदगियां खतरे में ना पड़ें। झारखंड में बड़ा रेल हादसा हुआ है। टाटानगर में करीब पोटोबेड़ा के सरायखेला में ट्रेन के करीब 18 डब्बे पटरी से उतर गए। ये ट्रेन हावड़ा से मुंबई जा रही थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार मुहैया कराया जा रहा है। ये जानकारी रेल की तरफ से दी गई है। दुर्घटना स्थल से यात्रियों को ले जाने के लिए रेलवे ने स्पेशल कोचिंग रेक और बसों की व्यवस्था की है। हावड़ा CSMT एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12810 चक्रधरपुर डिवीजन के राजखरसवा वेस्ट आउटर और बड़ा बाबू के बीच ड्रेल हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही स्टाफ और ADRF CKP के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती करवाया। हावड़ा CSMT एक्सप्रेस पटरी से उतरने से हुए हादसे के बाद रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ट्रेन पटरी से उतरने की घटना मंगलवार तड़के करीब 3:45 पर चक्रधरपुर डिवीजन के राजखरसवा वेस्ट आउटर और बाराबंबू के बीच चक्रधरपुर के पास हुई। इस हादसे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि इसमें हेमंत सोरेन जी या इंडिया का कोई हाथ नहीं है। इसकी पूरी जिम्मेदारी आपके रेल मंत्री और केंद्र सरकार की है। रेल मंत्री को रेल बनाने से मना कीजिए और रेल पर ध्यान देने का आग्रह करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज CII की तरफ से आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित किया। CII सम्मेलन को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है। वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। भारत 8% की दर से बढ़ रहा है। पहले की सरकार के 10 साल की तुलना में हमारी सरकार ने रेलवे का बजट 8 गुना बढ़ाया है। हाईवेज का बजट 8 गुना बढ़ाया है। एग्रीकल्चर का बजट 4 गुना से ज्यादा बढ़ाया है और डिफेंस का बजट 2 गुने से अधिक बढ़ाया है। और साथियों, हर सेक्टर में बजट में
ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी और साथ साथ टैक्स में रिकॉर्ड कटौती करने के बाद की गई है। 2014 में 1 करोड़ रुपए कमाने वाली एमएसएमईज को प्रिजम्पटिव टैक्स देना होता था, 1 करोड़। अब 3 करोड़ रुपए तक की आय वाली एमएसएमईज भी इसका लाभ उठा सकती है। 2014 में 50 करोड़ तक कमाने वाली एमएसएमईज को 30% टैक्स देना होता था। आज ये रेट 22% है। 2014 में कंपनियां 30% कॉर्पोरेट टैक्स देती थी। आज 400 करोड़ रुपए तक की आय वाली कंपनियों के लिए रेट 25% है। और फ्रेंड्स, बात सिर्फ बजट एलोकेशन बढ़ाने या टैक्स कम करने की नहीं है, बात गुड गवर्नेंस की भी है। पेरिस ओलंपिक के चौथे दिन आज भारतीय शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने इतिहास रचते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम कांस्य पदक जीत लिया है। मनु भाकर भारत की पहली ऐसी एथलीट बन गई हैं जिनके नाम एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। भारत को पेरिस ओलंपिक में यह दूसरा मेडल मिला है। इससे पहले मनु ने भारत को पहला ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। क्वालीफाई किया था जी मनु भाकर जी ने और सरबजोत जी ने कल क्वालीफाई किया था जी। अब आज इसका फाइनल होया जी। फाइनल में इसमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए ही मैच खेले गया जी। ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेले गया। ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर जी को और मेरे सरबजोत बेटे जी को मिल गया जी। मनु भाकर जी को बहुत बहुत बधाइयां जी। मनु भाकर जी के फैमिली को बहुत बहुत बधाइयां जी। कितनी खुशी बहुत है। गाँव में क्या था? मैं पहले पिजोखर साहब गुरुद्वारे में जाऊंगा जी, मां नमस्ते होगा, उसके बाद घर जाऊंगा जी। गाँव में भी जश्न मनाएंगे? हाँ, गाँव मनाएंगे जी। उसकी माता जी ने मैच देखा? नहीं जी, मैच नहीं, वो भी नहीं। वो तो बिल्कुल भी मैं भी देखा कभी, उसकी माता भी देखा कभी। आज भी हमने देखा थोड़े दिन सर 4-5 साल पहले यहाँ मैच कराया था अभिषेक राणा जी ने जी। 4-5 साल पहले अभिषेक राणा जी ने यहाँ मैच कराया था जी, ओपन मैच कराया था जी। उस टाइम सरबजोत ने वर्ल्ड कप के लिए जाना था जी, तो ओपन मैच कराया यहाँ जी। मेरा डैडी भी आए हुए थे, हरदेव सिंह नंबरदार जी बटोली थे जी, और उसकी मामा मामी मेरी बड़ी भरजाई आई हुई थी जी। तो उन्होंने यहाँ से मैच देखने लिए सारा जो है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल में ले सके जी। मतलब उसके पीछे बैठा ना, उसके उस पर दिमाग में इतना ज्यादा प्रेशर था जी, ब्रॉन्ज मेडल में ले सके यहाँ ओपन मैच जी। ओपन मैच 4-5 साल पहले जी। आज उसने जीत लिया तो कैसा? आज बहुत खुशी हुई जी। ओलंपिक का मेडल बेटे ने कढ़िया जी। जिला वाले वासियों को बहुत बहुत बधाइयां जी। दीन गांव को बहुत बहुत बधाइयां जी। मेरे गांव के सरपंच सतविंदर सिंह बब्बू जी, जरनैल सिंह सरपंच, नवनीत सिंह सरपंच, उन्होंने बहुत बहुत। झारखंड में ट्रेन के पटरी से उतरने की घटना पर जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा कि यह दुखद घटना है। मैं पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करती हूं। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहती हूं कि उन्होंने इस बजट में इस बार रेल के लिए क्या दिया है। लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप जनता के प्रति उत्तरदायी हैं या नहीं? ये बहुत ही दुखद है। मैं पीड़ित के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, मृतकों को, और जो घायल हैं उनकी जल्दी रिकवरी की कामना करती हूँ। और केंद्र सरकार से पूछती हूँ कि आप लोगों ने इस बार बजट में रेल के लिए बात तक नहीं की। लगातार रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप जनता के प्रति उत्तरदायी है या नहीं है? आपने देखा कि किस तरह से रेल बजट भी उस तरह से नहीं बढ़ाया गया, जबकि हमारे देश में जो पटरियां हैं उसकी मरम्मती पहले जरूरी है। आप वंदे भारत देकर क्रेडिट लेना चाहते हैं। वंदे भारत में कितने लोग ट्रेवल करते हैं? जो गरीब गुरबा हैं वो ट्रेन के छतों पे लद लद के एग्जाम देने जाते हैं, पर त्योहार में घर जाते हैं। आप डिब्बे नहीं बढ़ाते। पुराने डिब्बों को दुरुस्त करना चाहिए, इंजन का रख रखाव सही से करना चाहिए। हर ट्रेन के जाने से पहले जो जांच होती है रेलवे लाइन की, उसको देखना चाहिए कि आखिर उसमें कहाँ
तोड़फोड़ हुई है कि नहीं। खासतौर पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर पहले से नजर रखनी चाहिए कि वहां कहीं से पटरी को क्षतिग्रस्त तो नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारे मामले हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच करते हुए तत्काल जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बार बार सरकार कहती है कि डेवलप कंट्री के बारे में सोचें, डेवलप कंट्री के बारे में, तो एक रेल हादसे जी बेसिक समस्या से तो आप देश को निजात नहीं दिला रहे हैं। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप चांद पर जाने की बात करते हैं और एक रेल की पटरी नहीं दुरुस्त कर सकते। आप पैर धरातल पे रखेंगे तभी ना आकाश में आप उड़ेंगे। आप आकाश में पहले ही उड़ने लगते हैं, तो इस तरह से नहीं चलता है। सरकार के पास न तो विजन है न इच्छा शक्ति है, वो सिर्फ राजनीति करना जानती है और जनता को इस तरह से गुमराह कर रही है। क्या आप चाहते हैं रेलवे मिनिस्टर को इस बात से इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, उनको 2 बार मौका मिला है, उनको भी गंभीर होना चाहिए, अधिकारियों पर अंकुश लगाना चाहिए। वो इस्तीफा अगर दे भी दे तो दूसरे जो मंत्री आएंगे कि क्या गारंटी है कि वो गंभीर होंगे। सरकार को गंभीर होना चाहिए, अपने अधिकारियों पर अंकुश लगाना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर वे में करनी चाहिए और इसका बजट भी बढ़ाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बड़ी राहत दी है। अदालत की तरफ से उन्हें मिली अंतरिम राहत फिलहाल बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राहत तब तक बनी रहेगी जब तक उनकी नियमित जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता। 11 अगस्त 2023 को खराब स्वास्थ्य के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने नवाब मलिक को अंतरिम जमानत दी थी। तब से वो बाहर हैं। नवाब मलिक को फरवरी 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। नवाब मलिक किडनी, लीवर, दिल और की गई अन्य शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हैं। कुर्ला इलाके में जमीन बिक्री घोटाले में ईडी ने नवाब मलिक को अरेस्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट में आज नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने अंतरिम जमानत देने का विरोध नहीं किया और कहा कि अंतरिम चिकित्सा जमानत को अस्थायी किया जा सकता है। हालांकि ईडी बॉम्बे हाई कोर्ट के नवाब मलिक के नियमित जमानत का विरोध कर चुकी है। मानसून के चलते हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने का कहर जारी है। प्रदेश के कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी में तोश की पहाड़ियों पर आधी रात में बादल फटने की घटना सामने आई है। इस घटना में पोल और दुकानें बह गई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के CM सुक्खू ने बादल फटने की घटना पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी के तोश गांव में बादल फटने के चलते आई बाढ़ की दुखद खबर मिली है। मैं स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर उन्हें राहत एवं बचाव कार्य के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। नुकसान काफी हुआ है कुल्लू में बादल फटा है तोश में, और मैं ये भगवान का शुक्र है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन उनके घरों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। सरकार उस सारी जो नुकसान घरों को उसका जायजा ले रही है और जायजा लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बीजेपी लव जिहाद का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है, जो कि सही नहीं है। इसके लिए पहले से ही कानून है और अगर आप इसको लेकर कठोर बनाते हो तो और बनाओ, लेकिन लव जिहाद के केस कोर्ट में लाए गए थे, वो सारे रिजेक्ट हो चुके हैं और अगर कहीं सही धर्मांतर हो रहा है तो उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल जिस तरीके से देश को, प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांप्रदायिक बनाने में कर रही है, उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, वो अपने आप में निंदनीय विषय है। जबरन धर्मांतरण पर पहले से कानून है, कठोर कानून है। अगर आप उसको और कठोर बनाते हैं तो बनाइए, लेकिन जितने भी आपने लव जिहाद के केस पिछले 7-8 सालों में लगाए थे वो सारे के सारे कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट हो चुके हैं। कानपुर में 6 से ज्यादा केस थे, सब में पुलिस को फटकार लगी है। लव जिहाद का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से न करके अगर उसको कानूनी रूप से करें और सही में कहीं कोई जबरन धर्मांतरण हो रहा हो तो निश्चित तौर पर उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है उनका आंतरिक विषय है, लेकिन किसान को MSP नहीं मिल रही है, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, नौजवान की भर्तियां लीक हो रही हैं, नौजवान के पेपर चाहे वो नीट जैसे पेपर हों वो लीक हो जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहे हैं। और RSS इन सारी चीजों से ध्यान भटकाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रपंच किया करता है जो निंदनीय है। जनता सब जानती है, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के रूप में जनता विकल्प खोज चुकी है। राजेंद्र नगर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मद्देनजर दिल्ली नगर निगम की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय ने अफसरों के साथ आपातकाल बैठक की। इस दौरान उन्होंने MCD के अधिकारियों को अवैध रूप से चल रहे सभी कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस आपातकाल बैठक में MCD आयुक्त, PWD के वरिष्ठ अधिकारी और
दिल्ली जल बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस घटना के मद्देनजर एक जूनियर इंजीनियर को भी टर्मिनेट किया गया है, जबकि एक सहायक इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। चली गई और पूरी दिल्ली में ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में इलीगल अवैध तरीके से चल रहे हैं, जिन्होंने एमसीडी के बिल्डिंग बायलॉज की धज्जियां उड़ाकर रखी हैं। अब किसी भी कोचिंग सेंटर्स पर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही अगर कोई अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मैम, आज आप बिहार में आए, क्या देखा आपने? देखिए, आज हम संस्कृति अकेडमी के बाहर खड़े हैं। हमने देखा कि बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चल रहा है जो कि इलीगल है। इनके कोई भी जो नियम है एमसीडी के, उनका उल्लंघन किया हुआ है। और जैसे बेसमेंट में जब कोचिंग सेंटर चलता है तो दो तरफ से एंट्री एग्जिट होती है और आप देख सकते हैं दिल्ली में, पूरी दिल्ली में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे हैं जो एक भी नियमों का पालन नहीं कर रहे। तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स पर एमसीडी एक्शन मोड पे आ चुकी है। हम उन सबको सील करने जा रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से ये दुर्भाग्यपूर्ण बच्चों की डेथ हुई है, हमें उसका बहुत ही अफसोस है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जौनपुर के मछली शहर के से समाजवादी पार्टी के विधायक रागिनी सोनकर जमकर गरजी और सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2 सवाल पूछ डाला। विधायक रागिनी सोनकर ने महिला अपराध से जुड़े 2 सवाल पूछे, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने मुलायम सिंह के उस बयान का जिक्र कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। महिलाओं से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित जो भी, या उनकी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित या उनके स्वावलंबन से संबंधित कौन सी स्कीम केंद्र या राज्य सरकार की है, इनसे भी गांव की महिलाओं को अवगत कराएंगे। और ये मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लगातार ये जारी है और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिले हैं। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले सोहदों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था, उसने विरोध किया था। और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं, गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। कन्नौज से सपा सांसद अखिलेश यादव ने लोकसभा में बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने मोदी और योगी सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर यूपी में काम किया होता तो राज्य में बीजेपी की सीटें नहीं घटती। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी में विकास के मुद्दे को उठाते हुए कहा, 10 साल में अगर हम वहीं के वहीं खड़े हैं और ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, वो परिणाम आए हैं जो यूपी के उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना काम किया है। अगर आपने सब कुछ अच्छा किया होता तो क्या परिणाम ऐसे आते हैं? यूपी में सिर्फ हारे नहीं है, सीटें ही कम नहीं हुई हैं। पीएम मोदी भी वोट से हारे हैं। आपको जहां 5 लाख से जीतना चाहिए था, वहां कितने वोटों से जीते? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार का लगातार ये 11वां बजट है। इस बजट के बाद भी नाउम्मीदी ही दिखाई दे रही है और सरकार में हैं ये लोग इसलिए अच्छी बात करेंगे, बल्कि चेहरों पर सरकार बनने के बाद जो खुशी होनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दे रही है। अखिलेश ने कहा, इस बजट में बेरोजगारों, युवाओं के लिए, गांवों के लिए उनकी परेशानी का जो मुद्दा है वो 9-2-11 नजर आ रहा है। महंगाई का जो सामना करना पड़ रहा है, ये बातें परिवार वाले बखूबी जानते हैं। मैं जब सत्ता पक्ष के आंकड़े देखता हूँ और सुनता हूँ, अगर इतना सब कुछ 10 साल में अच्छा हुआ तो आप हंकर इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं? गोंडा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता और पार्टी भी क्या मजबूरी है कि मुझे बनाएगी।
मेरा एक बेटा विधायक और दूसरा सांसद है। मैं पार्टी की मजबूरियां समझता हूँ। तो क्यों बनाएगी डिप्टी सीएम पार्टी? और मैं नहीं समझता कि पार्टी कोई की मजबूरी है कि हमको डिप्टी सीएम बनाओ। कुछ लोग हैं सीएम का सपना देखते हैं और कुछ लोग गवर्नर बनने का भी सपना देखते हैं। तो ये मुंगेरी लाल के सपने हैं, कम से कम मैं सपना नहीं देखता हूँ। हमारा एक बेटा विधायक है, एक बेटा हमारा सांसद हुआ, पार्टी ने टिकट दिया, अच्छे वोट से जीत करके गया। अब मैं नहीं समझता कि पार्टी की कोई मजबूरी है कि हमको डिप्टी सीएम बना दे। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा कि मुझको मौका नहीं मिलेगा। कोई पार्टी से विरोध नहीं है मेरा। चीन अफगानिस्तान को लुभाने के लिए बड़ी चाल चल रहा है, जिसमें उसे सफलता भी मिल रही है। खबर ये है कि चीन काबुल के पास अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर एंट्री ड्रोन सिस्टम तैनात कर रहा है। जब से तालिबान की सरकार आई है तब से चीन लगातार इस अड्डे की मांग कर रहा था, लेकिन अब एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाने की उसे मंजूरी मिल गई है। इस एयरबेस से अमेरिका पूरे अफगानिस्तान में अपने हवाई अभियान भी चलाया था। अफगानिस्तान के एक पत्रकार का कहना है कि चीन और रूस की टीमें काबुल और बगराम एयरपोर्ट का सर्वे कर रही है। वही रक्षा मामलों के एक्सपर्ट तमीम ऐसे ने भी इस बात की पुष्टि की है। उनका कहना है कि चीन अफगान में बगराम एयरबेस और अन्य अड्डों पर एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाने जा रहा है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय के लीक हुए मेमो से इसका खुलासा हुआ है। तालिबानी सरकार चीनी इंजीनियरों के साथ मिलकर ये सिस्टम लगाने जा रहे हैं, क्योंकि तालिबान को डर है कि अमेरिका और पाकिस्तान ड्रोन हमला कर सकते हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। एक्सपर्ट ने कहा कि तालिबान और चीन के बीच सैन्य समझौते मजबूत हो रहे हैं। तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने 2 दिन पहले ही इसके बारे में बताया था। चीन अब तालिबान सरकार के साथ मिलकर पाकिस्तान में चल रहे CPC प्रोजेक्ट में तालिबान की मदद ले सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में चीनी इंजीनियरों पर तालिबान समर्थक आतंकी संगठन हमला करता है। अब चीन इसका फायदा उठा सकता है। इससे पहले भी चीन ने तालिबानी राजदूत को मान्यता देकर दुनिया को चौंका दिया था। हालांकि पाकिस्तान ने खुद इसका विरोध किया था। अब पाकिस्तान और बाकी देशों को दरकिनार कर चीन जिस तरह अफगान के संबंध में बढ़ रहा है, उससे यही लगता है कि चीन रणनीति और आर्थिक लाभ लेना चाहता है। चीन का इरादा है कि वह CPC प्रोजेक्ट को काबुल तक पहुंचाए। इसे भी जोड़कर देखा जा रहा है। हिंदी समाचार यही समाप्त होता है। मुझे भी इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।